जिसका माथा उन्नत था, जिसकी दोनों भुजाएं थी, जिसने सुंदर वस्त्र धारण किए थे, ऐसी सुंदर मां वो बताता है। मां ऐसी होती है। तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ जिसके कारण से उसकी ये दशा हुई? वो ये प्रश्न पूछता है। अब इसको मालूम नहीं था, इसलिए रोने लगता है, दौड़ कर जाता है अपनी मां के पास। मां से पूछता है, मां तुम्हारी ये दशा किसने की? तुम्हारी दोनों भुजाएं नहीं है, मस्तक नहीं है, पूरे तन पर फोड़े हैं, ऐसी स्थिति किसने की? मां रोते हुए उत्तर देती है। वो कहती है, जीवन में पहली बार किसी ने यह पूछा है, इसलिए मैं तुमको बताती हूं। वो मां कौन है? वो मां है भारत मां, जिसके बारे में हम सब आज विचार करने के लिए यहां एकत्र आए हैं। वो कहती है, मेरी दशा ये ऐसी नहीं थी। कैसी थी? तो कहा, उत्तरम यत् समुद्र से हिमांध्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। हिंद महासागर के उत्तर में जो स्थान है वो हिंदुस्तान है, और उसमें वास करने वाली जो संतति है, जो समाज है, वो भारतीय है। इतना विस्तृत फैला हुआ मेरा भूभाग था, जिसके चरण सागर पखारता है, जिसका मुकुट हिमालय है, पूर्वी और पश्चिमी जिसकी भुजाएं हैं, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा जिसके गर्भ से उत्पन्न होती है, सतपुड़ा और विंध्याचल जिसकी छाती है, श्रीलंका जो प्रत्यक्ष श्रीफल के समान चरणों में अर्पित है, वो भारत माता है। भारत माता कैसी? तो हमारे कहा वंदे मातरम के अंदर, तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमर दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमला। तुम ही दुर्गा। क्यों कहा दुर्गा? सुभाष भगत शिवा महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा इस भूमि पर जन्मे, और जन्म ही नहीं लिया, इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। यह भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही, इसलिए कहा दुर्गा। सिकंदर आता है, दुनिया ने जिसको विश्व विजेता कहा, वो भारत को जीत नहीं पाया, झेलम से जाना पड़ा, इसलिए कहा तुम ही दुर्गा। उसका सेनापति सेल्यूकस आता है, अपनी बेटी यहां दहेज में देकर जाना पड़ी उसको, ये भारत है, इसलिए कहा दुर्गा। तुम ही लक्ष्मी। क्यों कहा है लक्ष्मी? अंग्रेज यहां आए, जहाजों में भर भर कर सोना लेकर गए। हमारे यहां कहा गया है सोने की चिड़िया, ऐसे नहीं कहा गया, ये भारत सोने की चिड़िया था इसलिए कहा गया। इंग्लैंड की महारानी के मुकुट में लगाए जाने वाला कोहिनूर भारत का है, इसलिए कहा है लक्ष्मी। तुम ही सरस्वती। 7 लाख गुरुकुल इस देश के अंदर चला करते थे, 32 महाविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैनी, विक्रमशिला, इस प्रकार के 32 महाविद्यालय उस समय इस देश के अंदर थे। दुनिया के सारे लोग यहां पढ़ने के लिए आया करते थे। दुनिया के लोगों को बोलना हमने सिखाया, दुनिया के लोगों को ज्ञान हमने दिया। शून्य से लेकर 9 तक की गिनती, शून्य और दशमलव हमने दिया, इसलिए कहा है तुम ही सरस्वती।
जब इस प्रकार की हमारी भारत मां थी तो ऐसी दशा क्यों हुई, ये प्रश्न मन के अंदर आता है। वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण से हमारी भारत माता की ये दशा हुई, ये आज की पीढ़ी के मन में प्रश्न आना चाहिए। हमारी सीमाएं कितनी थी? तो 1800 से पहले भारत जिसको हम कहते हैं उसकी सीमाएं 83 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा थी। आज कितनी है? तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि मात्र बची है। 51 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि अलग अलग देशों में कट गई, बट गई। ऐसा क्यों हुआ? किन कारणों से हुआ? तो हमको मालूम है कि इस देश के अंदर अंग्रेज आए और अंग्रेज दुनिया के 72 देशों में गए। उन्होंने 72 देशों को गुलाम बनाया, और गुलाम ही नहीं बनाया, उनकी एक नीति थी उस देश को लूटने के बाद जब आजाद करना पड़े तो ऐसे ही आजाद नहीं करना, उस देश को काट कर बांट कर आजाद करना, स्वतंत्र करना, ये उनकी नीति थी। तो दुनिया के ऐसे 72 देश है जिनमें अंग्रेजों ने शासन किया, और शासन ही नहीं किया, जब उनको स्वतंत्र करना पड़ा तो उसको बांट कर स्वतंत्र किया। ऐसे बहुत सारे देश है। अफ्रीका एक देश है जिसको अंग्रेजों ने पहले गुलाम किया, बाद में जब स्वतंत्र करना पड़ा तो उसको एक सरल सीधी रेखा में काट दिया, बांट दिया। ऐसे बहुत सारे देश हैं। उसी में से हमारा देश है भारत। अंग्रेज आए, मन भरकर लूटा, और हम सबको मालूम 1857 के अंदर देश के अंदर एक क्रांति खड़ी होती है। मंगल पांडे के नेतृत्व में दुर्भाग्यवश वो असफल हो जाती है। 1857 की क्रांति असफल जरूर होती है, पर अंग्रेजों के मन के अंदर ये खुटका हो जाता है कि अब किसी भी प्रकार से हमको यहां से जाना पड़ेगा। अब हम ज्यादा दिन यहां टिक नहीं सकते, रुक नहीं सकते। तो क्या होता है? तो 1884 के अंदर उसकी एक युक्ति रूप में एक दल बनाया जाता है अंग्रेजों द्वारा। A.O. ह्यूम करके एक अंग्रेज अधिकारी उस दल को बनाता है जिसका नाम कांग्रेस है। ये कांग्रेस क्या करेगी? तो ये सेफ्टी वॉल का काम करेगी। देश के अंदर जब गुबार आएगा तो कांग्रेस सेफ्टी वॉल की तरह उस गुबार की हवा को निकालने का काम करेगी। इसलिए वो कांग्रेस की स्थापना 1884 के अंदर होती है। 1884 के बाद में 1905 के अंदर अंग्रेज एक नीति प्रारंभ करते हैं जहां से पूरे देश भर के अंदर क्रांति का काम प्रारंभ होता है। बंगाल, उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ बंगाल हुआ करता था। सब प्रकार की गतिविधि बंगाल के अंदर चलती थी, और 1905 के अंदर बंगाल के विभाजन की बात वो करते हैं भाषा के आधार पर समाज एक था। उस समय हिंदू और मुसलमानों ने साथ में मिलकर 1857 की लड़ाई लड़ी थी, और 1905 तक देश के अंदर वही वातावरण था। साथ में गणेशोत्सव और शिवाजी थे। पर 1905 के अंदर उन्होंने ये जब नीति प्रारंभ की तो पूरे विचार कर वो उतरे। बंगाल के विभाजन की बात की। 1905 से 1911 तक समाज मैदान पर रहा। बंगाल का रहने वाला समाज, वो हिंदू होगा कि मुसलमान होगा, वो ये विरोध करता रहा कि भाषा के आधार पर हमें किसी भी प्रदेश का विभाजन नहीं करना है। 1905 के बाद 1911 तक यह आंदोलन चला। 1911 में अंग्रेजों को यह प्रस्ताव निरस्त करना पड़ा। जब 1911 में निरस्त करना पड़ा तो ऐसा क्या हुआ कि 1947 में वही देश, उसका एक प्रदेश जो एक कगार पर कटने की तैयारी में था, वो 47 में दूसरा एक देश बन गया। यहां के समाज ने स्वीकारा कैसे? ये प्रश्न हमारे मन के अंदर आता होगा। जब 1905 में ये नीति प्रारंभ की, तब कुछ
मुसलमानों को लेकर 1906 में एक पार्टी बनी, एक कांग्रेस के अलावा थी, जिसको नाम दिया मुस्लिम लीग। सलीम उल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में यह दल बना, यह पार्टी बनी, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था मुसलमानों के हितों की बात करना, उनके लिए लड़ना। जब 1906 में यह दल बना, यह पार्टी बनी, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। जिन्होंने बनाई उनका भी कोई अस्तित्व नहीं था, उनको मुसलमानों में कोई नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि देश का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ऐसे लोग थे जिनको भगवान की तरह हमारे देश के लोग मानते थे, उनकी पूजा करते थे। 1906 में मुस्लिम लीग बनने के बाद में उसने काम प्रारंभ किया, क्योंकि अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से हिंदू और मुसलमानों दोनों के बीच में एक दरार डालना थी, क्योंकि एक देश अलग बनाना था। देश अलग बनाना था, इसलिए मुसलमानों को भी भड़काना, हिंदुओं को भी भड़काना, इसलिए मुसलमानों को भड़काने के लिए कोई दल होना चाहिए। तो 6 में उनको ये एक दल मिला। जब कोई छोटा सा कार्यक्रम मुस्लिम लीग का होता था तो अंग्रेज उनके अखबारों में बड़ी चढ़ा बढ़ाकर उसका बखान किया करते थे, पूरे देश भर के अंदर ब्रेकिंग न्यूज फ्रंट पर छापा करते थे। धीरे धीरे करके उसका थोड़ा प्रभाव भी बढ़ने लगा। इधर कांग्रेस में भी मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में पाकिस्तान विभाजन के सूत्रधार बने, वो कांग्रेस में थे, देशभक्त थे, राष्ट्रवादी थे, सही को सही बात बताने वाले थे। पर जब उनका उपहास होने लगा कांग्रेस के अंदर, तो उन्होंने विचार किया कि मुझे दल बदल लेना चाहिए। इसलिए कुछ समय बाद वो कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में चले गए। पक्के कट्टर हो गए, जो वो सब नहीं करते थे वो सब करना प्रारंभ कर दिया। 1923 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन, काकीनाडा स्थान अधिवेशन प्रारंभ होता था, तो एक नियम था कि वंदे मातरम का गान होगा, उसके बाद में परिचर्चा प्रारंभ होगी। उस समय के एक प्रसिद्ध गायक कलाकार थे विष्णुगुप्त पुलस्कर। वंदे मातरम गाने के लिए उनको बुलाया। उस कार्यक्रम की, उस अधिवेशन की अध्यक्षता अली बंधु कर रहे थे। जैसे ही विष्णुगुप्त पुलस्कर वंदे मातरम गाने के लिए खड़े होते हैं, ये मंच से बोलते हैं कि वंदे मातरम नहीं होगा। अली बंधु बोलते हैं वंदे मातरम इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें भूपरस्थ की बूंद आती है, गंध आती है, इसलिए वंदे मातरम का हम विरोध करते हैं। अगर वंदे मातरम होगा तो हम इस सभा से बाहर चले जाएंगे। वो ऐसा भरी सभा में कहते हैं। उस सभा में कौन कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे। उस समय के ऐसे कांग्रेस के बड़े लीडर जिनके कारण से पूरा देश चलता था, ऐसे नेतृत्व करने वाले लोग थे। किसी ने विरोध नहीं किया। 1 मिनट तक विष्णुगुप्त पुलस्कर खड़े रहे, किसी की आवाज तो आए नहीं। विष्णुगुप्त पुलस्कर बोलते हैं, वो कहते हैं कि मुझे वंदे मातरम गाने के लिए बुलाया है। जिसको वंदे मातरम सुनना है वो इस सभा में रहे, नहीं सुनना है उठकर जा सकता है। मैं तो पूरा वंदे मातरम गाऊंगा, ऐसा वो बोलते हैं। और बोलने के बाद में पूरा वंदे मातरम गाते हैं। दुर्भाग्य से विभाजन की पहली कड़ी 1923 से प्रारंभ होती है। उसके बाद आज तक पूरा वंदे मातरम नहीं होता है। ये दुर्भाग्य है देश का। तब से प्रारंभ हुआ तुष्टीकरण। मुस्लिम लीग जो एक पार्टी बनी थी, उसने कांग्रेस के सामने 14 सूत्री मांगे रखी। 14 सूत्री मांगे क्यों रखी? इसलिए रखी कि अगर हमको
हम सब साथ में मिलकर अगर अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं यहां से, तो हमारी कुछ मांगे हैं वो आपको मानना पड़ेगी। कांग्रेस का नेतृत्व भी ये समझ गया कि भाई इनको साथ में लाना है तो किसी भी प्रकार से इनकी बात मानना पड़ेगी, ऐसा उसके मन के अंदर आया। 14 सूत्री मांगे क्या थी? तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पृथक से निर्वाचन मंडल हो, पृथक से निर्वाचन करने की उनको अनुमति, 40% उर्दू भाषा पाठ्यक्रम के अंदर, बोलचाल के अंदर सम्मिलित की जाए, मस्जिदों के सामने कोई ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे, धार्मिक होंगे या विवाह के कार्यक्रमों के होंगे। गो हत्या कानून उस समय एक बना था, यह कानून हटना चाहिए क्योंकि मुसलमान तो गो हत्या करेगा। इस प्रकार की 14 सूत्री मांगे कांग्रेस के सामने मुस्लिम लीग ने रखी, बशर्त रखी वो सब की सब मांगे कांग्रेस मानती। क्यों मानती है? उनको लगा कि मुसलमान रूठ जाएगा, और मुसलमान रूठ गया तो देश को आजादी नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने धारण कर लिया। अगर शायद कांग्रेस ये अस्वीकार कर लेती तो देश का विभाजन नहीं होता, देश के टुकड़े नहीं होते। 1931 के अंदर पाकिस्तान नाम ये सामने आता है। कुछ विद्यार्थी इस प्रकार का नाम लेकर मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी पार्टी के सामने रखते हैं। जब ये बातें जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को मालूम पड़ती है तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि विभाजन की बात करने वाले लोग मूर्ख हैं, विभाजन नहीं हो सकता। इसके पूर्व महात्मा गांधी सरयू के तट पर जल को साक्षी मानकर ये संकल्प लेते हैं, अगर विभाजन होगा तो मेरे शरीर के 2 टुकड़े होने के बाद होगा, मेरी लाश के ऊपर से विभाजन होगा, ऐसे नहीं होगा। ये संकल्प वो उस समय लेते हैं। पूरा देश ये संकल्प भी सुन रहा था, समझ रहा था, इसलिए पूरा भरोसा था, समाज को पूरा भरोसा था देश का विभाजन नहीं होगा, हम इसी देश में रहने वाले हैं। पर अंग्रेजों ने ठान रखा था कि इसको स्वतंत्र करना है तो एक देश बनाकर ही स्वतंत्र करना है, विभाजन करके ही स्वतंत्र करना है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री के दावेदार जवाहरलाल नेहरू थे, तो दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना थे। अंग्रेज दोनों से मिलते थे, दोनों से बात करते थे, दोनों के साथ बैठते थे और दोनों को ये कहते थे कि बस हम जाएंगे, आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। और दोनों के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा उत्पन्न करने का काम अंग्रेजों ने किया। जब जिन्ना को यह लगा कि हो सकता है हमारा अधिकार छीना जाए, एक देश नहीं बनेगा, अगर इसी देश में रहा तो जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, तो उसने सभाएं करना प्रारंभ की, मुस्लिम समाज को भड़काना प्रारंभ किया और हर सभा के अंदर जाकर यह कहना प्रारंभ किया कि हमारा कोई एक अलग देश होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, हमारे ही समाज का, जाति का, कोई धर्म का कोई प्रधानमंत्री होना चाहिए, ऐसा कहना प्रारंभ किया। उस समय का मुस्लिम समाज देश विभाजन नहीं चाहता था, इसलिए लाहौर की एक सभा में तो जिन्ना को जूते की माला पहनाकर भेज दिया। यह भी हुआ। फिर क्यों विभाजन हुआ? 1944 के अंदर महात्मा गांधी और जिन्ना की वार्ता प्रारंभ होती है। 19 दिन तक वार्ता चलती है। एक मिस्टर गांधी वो कहते हैं, जब ऐसी चर्चा प्रारंभ होती है 19 दिन तक, वो कहता है कि भाई महात्मा जी कहते हैं कि तुम अलग देश की मांग क्यों कर रहे हो? जिन्ना कहता भाई हमको
प्रधानमंत्री बनना है इसलिए कर रहे हैं। गांधी जी कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ, उसके लिए अलग देश क्यों बनाना। तो वो स्वीकार कर लेता है, वो कहता है हाँ ठीक है, अगर ऐसा है आप मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना देते हैं तो मुझे कोई देश नहीं चाहिए। और ये वार्ता जब बाहर जाती है और नेहरू जी को मालूम पड़ती है, नेहरू जी पब्लिक में स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट क्या था कि मैं मेरी कैबिनेट का जिन्ना को चपड़ासी भी नहीं बना सकता, और परिणाम स्वरूप जिन्ना भड़क जाता है और उसके कारण से 46 के अंदर डायरेक्ट एक्शन चलता है। अब डायरेक्ट एक्शन क्या है? तो जिस क्षेत्र को उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत ऐसा समझा था, उस क्षेत्र में वो हिंदू बहुल या जहां हिंदू अल्प है वहां मारकाट मचाना प्रारंभ करते हैं, मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ करते हैं, माता बहनों की इज्जतों को तार तार करना प्रारंभ करते हैं। इसको कहा है डायरेक्ट एक्शन। लाहौर कराची उस क्षेत्र का जो समाज था वो तो अनभिज्ञ था। उसको क्या भरोसा था? उसको ये पूरा भरोसा था कि देश का विभाजन किसी भी शर्त पर नहीं होगा। महात्मा जी ने संकल्प लिया है, देश का विभाजन नहीं होगा। उस भरोसे से वो अपने स्थान पर सुरक्षित बैठा था। पर उसके घरों के ऊपर जब हमले प्रारंभ होते हैं तब मालूम पड़ता है कि देश के विभाजन की नींव रखना प्रारंभ हो गई है। परिणाम क्या होता है? तो लाहौर और कराची का वो क्षेत्र जहां समाज बैठा हुआ था, वहां ऐसे कई गांव थे जिनको रातों रात जलाकर खाक कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए, जिनका अस्तित्व नहीं बचा। श्यालकोट के पास में एक गांव, 800 लोगों का समाज वहां रहता था। आसपास से आक्रमण होता है, और जब आक्रमण होता है तो जैसे तैसे प्राण बचाकर 300 लोग गुरुद्वारे में जाते हैं। 300 लोग गुरुद्वारे में पहुंचते हैं। 300 में 200 माता बहन बच्चे थे, 100 पुरुष वर्ग था। उस गुरुद्वारे के अंदर एक बड़ी चिता जलाई जाती है। उस चिता के अंदर ये 200 माता बहन और बच्चे जीवित आहूत होते हैं। ये 100 पुरुष अपने सर पर कफन बांध के हाथ में तलवार लेकर वो आक्रमणकारियों के ऊपर टूटते हैं, मारकाट मचाते हैं। 8 लोग जिंदे जीवित दिल्ली तक पहुंचते हैं। ये एक गांव की घटना है। ये 47 में कितने जोहर हुए होंगे उसकी कोई गिनती नहीं है। ये दुर्भाग्य हमारे देश का। एक बंधु एक कमरे के अंदर है, आसपास से आक्रमण हुआ है, उस कमरे में 30 माता बहन है। ये कौन है? कोई मां है, कोई बहन है, कोई भाई की बेटी है, कोई स्वयं की बेटी है। 30 माता बहन है। हर एक में होड़ लगी है, पहले गर्दन मेरी काटना है। ऐसा क्यों कह रही? अपने भाई को बहन कह रही है, अपने पुत्र को मां कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि अपनी अस्मिता को बचाना है, अपनी इज्जत को बचाना है। इसलिए मरना है तुम मार दो, इस प्रकार से नहीं मरना। लाहौर और कराची से ट्रेन भरती थी खचाखच, जगह नहीं होती थी खड़े रहने के लिए। 14 अगस्त के पहले वाली घटनाएं हैं ये। ट्रेनें भरी जाती थी, ट्रेन वहां से चलती थी, आधे रास्ते रोक ली जाती थी, उतार उतार के सबको मार दिया जाता था। लाशों का ढेर उस ट्रेन के अंदर डालकर सिर्फ चालक चलाता था, बस वही बचता था, बाकी सबको समाप्त।
15 अगस्त की सुबह जब जवाहरलाल नेहरू इधर तिरंगा फहरा रहे थे, तब जो ट्रेनें दिल्ली के अंदर आती है, उन ट्रेनों की यही दशा थी। उस ट्रेन के पीछे लिखा होता था, आजाद भारत को पाकिस्तान का उपहार, तोहफा। ऐसी कितनी ट्रेनें आई होगी, उसकी कोई गिनती नहीं। 20 लाख लोगों ने बलिदान दिया है। कितनी माताओं की इज्जतें तार तार हुई है, तब जाके ये आजादी मिली है। 15 अगस्त को हम तिरंगा फहराते हैं, पर मन में विचार जरूर करना चाहिए कि ये खंडित आजादी है। हमारे यहां पूजा होती है मूर्ति की, घर के अंदर जब हम पूजा करते हैं तो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। अगर मूर्ति खंडित हो जाती है तो घर में मां कह देती है कि भैया इसका विसर्जन कर दो। हम अखंड मूर्ति की पूजा करते हैं, इसलिए मूर्ति को अखंड करना है, उसी का संकल्प लेकर यहां से जाना है। फिर विचार आता है कि मूर्ति अखंड होगी कैसे। एक देश बढ़ गया, कट गया, चला गया, हर बार विरोधों में खड़ा ही है, अखंड कैसे करना। तो दुनिया के अंदर ऐसे कई उदाहरण हैं। दुनिया का एक देश इजराइल, जिसको हम ताकतवर देशों की श्रेणी में लेते हैं, 1800 सालों से दुनिया के अलग अलग देशों में वहां का समाज भटकता रहा। 1800 साल कम नहीं होते हैं। पर रात को सोते समय एक संकल्प दोहराते थे। संकल्प क्या था? अगली सुबह यरूशलेम में मिलेंगे। यरूशलेम क्या है? तो इजराइल की राजधानी। अगली सुबह यरूशलेम में मिलेंगे। पत्र लिखते थे, तो पत्र में लिखते थे कि अगला पत्र यरूशलेम से भेजूंगा। यह संकल्प था। और कितनी पीढ़ियां, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इस संकल्प को देती गई। परिणाम स्वरूप 1800 सालों बाद संघर्ष होता है, और संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज दुनिया के ताकतवर देशों की श्रेणी में इजराइल है। अंग्रेजों ने जर्मनी के 2 भाग कर दिए, पूर्वी और पश्चिमी। बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी। समाज नहीं चाहता था। समाज ने बर्लिन की दीवार को हटा दी, तोड़ दी, और आज पूरा जर्मनी एक है। हमने कभी कल्पना नहीं की होगी कि 1857 की क्रांति विफल होने के बाद में 47 में कभी देश आजाद होगा, पर देश आजाद होता है। 370 हटेगी, कभी विचार नहीं किया था, पर संकल्प शक्ति के दम पर वो सब हुआ। 370 हटी। राम जन्मभूमि पर कभी मंदिर बनेगा, ये कभी विचार नहीं किया था। संघर्ष जरूर किया था। उस संघर्ष का परिणाम है आज बनना प्रारंभ हो गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। अगर संकल्प मन में है, आने वाली पीढ़ी बार बार उस संकल्प को दोहराती है, तो निश्चित मानिए वो होता है। उसी संकल्प को दोहराने के लिए हम सब यहां आए हैं। दुर्भाग्य है देश का, उस समय अगर चाहते तो देश का विभाजन रुक सकता था, पर रोकने वाले लोगों के मन में सत्ता सुख था। उनसे पूछा किसी ने कि आपने इतने सालों से संघर्ष किया है, और उस संघर्ष के बाद आप विभाजन कर कर देश की स्वतंत्रता क्यों स्वीकार रहे हैं? उस समय का नेतृत्व क्या कहता है? बड़ा विचार करने वाली बात है। वो कहता है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमारी भुजाओं में ताकत नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण हमको स्वतंत्रता चाहिए।
इसलिए हो जाने दो देश का विभाजन, देश स्वतंत्र तो हो जाएगा, अंग्रेज यहां से चले तो जाएंगे, ऐसी मानसिकता उस समय की थी। उसका परिणाम पाकिस्तान खड़ा है। 20 लाख लोगों की हत्या उस समय हुई है। क्या नहीं हुआ होगा, विचार करो। हुआ अपहरण, बलात्कार, महिलाओं पर था अत्याचार, स्तन काट कर गए निकाले, सड़कों पर जुलूस दिन रात, पटके गए गोद के बच्चे, माताओं के गोद के बच्चों को छीनकर ऊपर उछाला जाता था, तलवारों पर झेला जाता था, दानवता कहां तक गई, विचार करो। ये सब देश के अंदर हुआ है। वो आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी क्या? अगर वो भूल जाएगी तो आने वाला भविष्य उसका ठीक नहीं रहेगा। उसको ये बार बार स्मरण करना, ध्यान में करना। ये 32 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि ही मेरी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारी 83 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि है और वो हमारी है, ये भाव चाहिए। उसके लिए यत्न और प्रयत्न करना है, संकल्प लेकर करना है। आज का युवा जो कॉलेज में पढ़ता है, जो 11वीं और 12वीं में पढ़ता है, जो व्यापार और व्यवसाय करता है, ऐसे युवा के मन में अखंड भारत का चित्र सामने चाहिए। अपने घर के अंदर अखंड भारत का चित्र धारण करके उसका संकल्प ले। संकल्प पूर्ण होगा, हो सकता है 100 साल लगे, 200 साल लगे, 300 साल लगे, 1000 साल लगे, पर यह संकल्प पूरा होगा, क्योंकि एक राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने 500 साल संघर्ष किया है। ये सब होगा, पर बार बार संकल्प लेना, उस संकल्प की पूर्ति करने के लिए, उस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रयत्न प्रयास करना। तो क्या करना पड़ेगा, कैसे पूर्ति होगी? तो आज लड़ने का प्रकार बदला है, समाज के अंदर चुनौती बदली है। पहले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पर चढ़ गए क्योंकि आवश्यकता थी। आज मरने की जरूरत नहीं है, गोली चलाने की जरूरत नहीं है, आज तो समय देने की आवश्यकता है। समाज के अंदर हमारे जैसे तरुण युवा अगर प्रत्यक्ष रूप से इस मातृभूमि के लिए समय देंगे तो निश्चित ये भारत माता जल्दी अखंड होगी। समय देने की आवश्यकता है। चुनौती कम नहीं है, प्रकार बदला है। जाति के नाम पर आज भी बहुत सारे संगठन लगे हैं जो समाज को तोड़ने के काम में हैं। अभी वर्तमान में गूगल पर एक नक्शा है जिसमें वर्तमान भारत के 6 टुकड़े करने के लिए लोग लगे। उन्होंने नाम भी दे दिया है। जैसे कभी पहले एक पाकिस्तान बना जिसका नाम दिया था 31 के अंदर, अभी जो गूगल पर नक्शा है उसमें भारत के 6 टुकड़े करने वाले लोग नाम मुगलिस्तान, दलितिस्तान, द्रविड़िस्तान, आदिवासीस्तान, भीलिस्तान, खालिस्तान। अभी 2-3 दिन से चल रहा है, खालिस्तान का झंडा लाल किले पर लगाया जाएगा। भीलिस्तान की मांग करते हुए ज्ञापन देने वाले लोग रतलाम जिले तक पहुंच गए। कौन लोग हैं? इस भारतवर्ष के अंदर जाति के नाम पर कोई प्रदेश नहीं बना है, वो क्यों मांग कर रहे हैं? कौन लोग हैं? उनको कौन चला रहा है? इनका रिमोट किसके पास है? यह सब समझने की आवश्यकता है।